कर लेते हैं क्रोनोक्स लैब साइंसेस की। क्रोनोक्स लैब साइंसेस क्या करती है, कब स्थापित हुई? स्थापित हुई है 2008 में। और ये काम क्या करती है? क्रोनोक्स लैब साइंसेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स हाई प्योरिटी स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर डाइवर्स एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़, यानी कि स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स में ये काम करती है। कई तरह के केमिकल्स हैं इसके, ऑलराइट, जिसको ये मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, यानी कि नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां हैं जो केमिकल सेक्टर्स में पहले से ही काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनके फंडामेंटल्स भी थोड़े से उनके फंडामेंटल्स मजबूत है, नो डाउट, और मैनेजमेंट भी मजबूत है, नो डाउट। बट क्योंकि केमिकल सेक्टर की ग्रोथ अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से डल है, तो इसलिए उनके जो स्टॉक प्राइस हैं वो भी प्रभावित हुए और नीचे आ रखे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आप केमिकल सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, केमिकल स्टॉक्स में बूस्ट देखने को मिल रहा है नीचे से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल के जो सेक्टर है उसमें एक रिवाइवल आने वाला है, और उसके चलते केमिकल स्टॉक्स दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। देखिए, माइक्रो कैप में रिस्क अलग होता है, वो बात सही है, लेकिन उनमें रिटर्न्स भी उसी प्रकार से मिलने की संभावना होती है। तो इसको हम स्टडी करते हैं आगे। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी में और क्या चल रहा है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। डेट को रिड्यूस कर दिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ROE बहुत तगड़ा है। आप देख सकते हैं 39.5% पिछले 3 साल का ROE। और डेटर डेज है इम्प्रूव फ्रॉम 91.8 डेज टू 70.8 डेज। डेटर डेज भी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसके बारे में, और भी हम जानेंगे आगे इसके बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पीयर के कंपेरिजन में। तो पीयर के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट वगैरह सब आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं यहाँ पर, SRF, ये सब इसके पीयर्स हैं। लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेम, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, टाटा केमिकल्स, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये इसके पीयर्स हैं। और हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस की देख लेते हैं। सेल्स क्या हुई थी, आप देखिए 2020 से कंपेयर कीजिए। 2020 मार्च 2020 में 50 करोड़ की सेल्स हुई थी, और मार्च 2021 में 62 करोड़ की सेल्स, मार्च 2022 में 82 करोड़ की सेल्स, मार्च 2023 में 96 करोड़ की सेल्स। तो लगातार हर साल सेल्स बढ़ रही है, ये एक अच्छा फैक्टर है, ऑलराइट। और एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, 39, 48, 63, 74, तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं उसी हिसाब से। लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, अगर एक्सपेंसेस भी बढ़े तो क्या हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 2020 में 12 करोड़, उसके बाद 2021 में 15 करोड़, 2022 में 20 करोड़, और 2023 में 22 करोड़। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, और आप यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं। तो सब में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। यहाँ पर आप देखते हैं रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स देखिए यहाँ पे 23 करोड़ के रिजर्व्स थे 2020 में, 27 करोड़ के थे 21 में, 40 करोड़ के 22 में, और 8 करोड़ के 23 में, यानी कि रिजर्व्स थोड़े से कम हुए हैं। और हम टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं फ़िलहाल। टोटल एसेट्स लेकिन बढ़े हैं यहाँ पर, यानी कि हर साल एसेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो क्या हो रहा है। कैश फ्लो भी ठीक है, नो डाउट, कैश फ्लो इज़ ओके। और डेटर डेज की हमने बात की, डेटर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं, आप देख सकते हैं, डेटर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर। ROC देख सकते हैं आप 50%, 51%, 51%, तो कंटिन्यूसली 50% या उसके आसपास, उसके ऊपर ही चल रहा है ROC। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ROC 50% के ऊपर है, ROE 39% है, और क्या चाहिए, ऑलराइट। और बाकी बैलेंस शीट तो आपने देख ही ली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, प्रमोटर्स 74% की हिस्सेदारी रखते हैं, ऑलराइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी पर। और FIIs करीब 3% की हिस्सेदारी रखते हैं, DIIs करीब 7% की हिस्सेदारी रखते हैं, और पब्लिक के पास मात्र 16% की हिस्सेदारी है। तो देखिए, पब्लिक उतनी नहीं है यहाँ पर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें लगे हुए हैं, पैसा दांव लगाया हुआ है। प्रमोटर्स ने 74% की हिस्सेदारी रखी हुई है अभी भी। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भरोसा किया जा सकता है, इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है।
तो ये बहुत से मेजर फैक्टर्स हैं जो मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि ये स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को आप स्टडी ज़रूर करें और एक बार एनालिसिस करें अपनी तरफ से भी कि क्या हो सकता है, क्या इसका फ्यूचर है। तो आपको शायद कुछ एक रास्ता दिख जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यू था, ये मेरा एनालिसिस था, और आप अपने एनालिसिस के साथ काम करें, जो आपको सही लगता है आप वैसा करें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी इसका चार्ट भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्रोनोक्स का चार्ट है। अभी हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जून 2024 को इसकी लिस्टिंग हुई है और 165 का इसने ओपन हुआ था, 165 का ही हाई बनाया था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसमें जो उसके बाद 2 दिन बाद इसमें जो लो देखने को मिले, वो अभी रिसेंट इसका जो लो है वो ये है 143.85 का लो उसने बनाया 2 दिन बाद। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है और अपने रेजिस्टेंस पर ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 165 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वहीं पर थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ा सा नीचे आ गया वहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का इसका सेटअप बन रहा है, चार्ट सेटअप है, और जो मैंने आपको बताया इसके फंडामेंटल्स, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से ये 5x 6x आपको बहुत जल्द देखने को मिले। 5x 6x यानी कि 5 गुना 6 गुना यहाँ से रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चार्ट सेटअप भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और देखिए होता क्या है, जो माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं उनमें जो पैसा लगाते हैं लोग, मोस्टली माइक्रो कैप कंपनीज़ में फाइनेंस करके पैसा कम लगाते हैं लोग। ऑलराइट, कि फाइनेंस ले लिया आपने, क्योंकि रिस्क होता है इन्वॉल्व, तो फाइनेंस करते हैं लेकिन बहुत कम फाइनेंस होता है। तो फाइनेंस कम होता है तो इसलिए बिकवाली के चांसेस कम होते हैं कि भाई अगर मान कोई ऐसा कुछ फैक्टर आ जाए, ग्लोबल फैक्टर आ जाए, किसकी वजह से सारे स्टॉक्स ही धराशायी हो जाए तो बात अलग है। तो उसमें क्या होता है कि फिर फटाफट बिकवाली आती है, तो वो रिस्क तो रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए फाइनेंस किया है किसी कंपनी ने किसी इंस्टीट्यूशन को, और पैसा लगाया इंस्टीट्यूशन ने, तो वो ऐसे स्टॉक्स पर लगाता है जिसमें फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हो और बड़ी कंपनी हो, लार्ज कैप कंपनीज हो, बहुत पुराना मैनेजमेंट हो। तो इसका मैनेजमेंट पुराना नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी है। लेकिन हाँ, ये कई लोग फाइनेंस लेते हैं और फाइनेंस के द्वारा ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में कम होता है ये चीज़ें। तो कम होता है तो इसलिए बिकवाली भी जल्दी नहीं आती है और उसमें धीमे धीमे करके बाइंग आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी बिकवाली को रोक सकता है, ये फैक्टर रोक क्या सकता है। बिकवाली तो अभी आई ही नहीं है इसमें, और बिकवाली आने के चांसेस मुझे लगते नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स है उसके आधार पर इसमें और ग्रोथ आनी बाकी है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ख़रीदारी आनी बाकी है। तो ये इसको इस लेवल तक लेकर जाएगा, यानी कि करीब 900 से 1000 रुपये तक के लेवल तक लेकर जा सकता है अगले 1 साल के अंदर। ये मेरा मानना है। तो अपना रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और जो भी आपको सही लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।